अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, इसरार किसाना वंस अगेन। और आज हम बात करने जा रहे हैं अमेरिका के मुतालिक। और आपको मालूम है कि अमेरिका में इस वक्त कितने हंगामे हो रहे हैं। हर स्टेट में तकरीबन हम देख रहे हैं कि बहुत बुरे हालात हैं, बहुत बड़े बड़े हंगामे हैं। आपने देखी होंगी तस्वीरें उसकी। और ये क्या हो क्या रहा है वहाँ पे, और ये क्यों नहीं रुक रहा ये सिलसिला, इसका जरा हम तजिया करेंगे। हमारे साथ बड़ा ये रिच पैनल मौजूद है। मेरे साथ शायद अख्तर साहब मौजूद हैं, टोरंटो से हैं, लेकिन इनका चूंकि तजुर्बा पूरे नॉर्थ अमेरिका के हवाले से बहुत बड़ा है और वसी इनका इल्म है इस हवाले से, तो उनसे भी बात करेंगे। उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब इरफान, मोहम्मद इरफान साहब, कॉलमनिस्ट हैं, न्यूयॉर्क बेस्ड हैं, ऑल्बनी न्यूयॉर्क से ताल्लुक रखते हैं और कॉलम लिखते हैं मुख्तलिफ अखबारात में और पाकिस्तान में भी लिखते रहे। उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब जुल्फ़िकार काज़मी साहब, जो कि फाउंडिंग डायरेक्टर हैं कॉमन ग्राउंड्स के और बहुत ज़बरदस्त शख्सियत हैं। वाशिंगटन डीसी में जो लोग रहते हैं वो इनको जानते हैं और इनकी हमा जहद जो शख्सियत है उसके मोतरिफ हैं। उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब एहतशाम अरशद निज़ामी साहब, ये इलिनॉय, और आपको पता ही है इलिनॉय में भी इस वक्त बड़े बुरे हालात हैं। शिकागो में रहते हैं और अक्सर हमारे प्रोग्राम में आते रहते हैं। निज़ामी साहब आपका बहुत शुक्रिया, सबका बहुत शुक्रिया। टू स्टार्ट विद, मेरा ख्याल है कि बात करते हैं इलिनॉय से ही बात करते हैं। और एहतशाम भाई, आप जरा मुझे बताएं कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है। हम जो तस्वीर यहाँ पे देख रहे हैं, जो टीवी यहाँ पे देख रहे हैं, उससे तो लग रहा है कि द होल कंट्री इज इन अप फ्लेम्स, अप इन फ्लेम्स। और अगर ये सिलसिला ना यहाँ पे रुका, न्यूयॉर्क में आज कर्फ्यू रात को 11 बजे लग रहा है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि हम ट्रूप्स भेज देंगे, तो ये सिचुएशन कहाँ पे जा रही है? बहुत बहुत शुक्रिया इसरार भाई आपका मुझे प्रोग्राम में लेने का। देखिए, असल में बात यह है कि इस वक्त ये एक सिलसिला जो शुरू हुआ है, ये पूरे अमेरिका में बड़े बड़े 20 स्टेट्स हैं और कोई 40 के करीब बड़े शहर हैं जहाँ पे ये हंगामे फूट पड़े हैं। और कर्फ्यू का जो सिस्टम है, मेरा ख्याल है कि तकरीबन हर बड़े शहर में जहाँ जहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और ये कोई तकरीबन 1 हफ्ता होने को आ गया है, ये प्रोलॉन्ग हो रहा है, तो कर्फ्यू तो तकरीबन हर जगह ही लग रहा है। और जैसा कि अभी आपके मेहमान वाशिंगटन डीसी से तशरीफ रखते हैं यहाँ पे, उनके यहाँ तो आज बहुत ज़्यादा टेंस सूरत हाल है। और मैं अभी आपसे बात करने से पहले CNN देख रहा था और उसमें ट्रंप साहब की एक्टिविटीज़ भी मैंने देखी कि वो बाइबल लेके चर्च के सामने खड़े थे और उसके बाद उन्होंने अपने ग्रुप के साथ वॉक किया बाहर, और उन्होंने बाइबल लेकर ये भी कहा कि मैं तुम्हारा सदर हूँ। और उन्होंने उससे पहले शूटर और लूटर भी कहा प्रोटेस्टर्स को। और उसके अलावा उन्होंने अब जो स्टैंड लिया है वो लिया है कि वो मिलिट्री ट्रूप्स को भेजेंगे अगर गवर्नर्स ने खुद एक्शन नहीं लिया और इन सारे हंगामों को रोकने के लिए कोई इकदाम नहीं किया तो। और उनके इस ऐलान पे बहुत ज़्यादा तनकीद भी हो रही है यहाँ पे कि एक सदर उस मिलिट्री को जो कि दफा करती है अपने मुल्क का और अपने कौम का, उसको कौम के सामने ही लाके खड़ा कर देने के लिए तैयार हो गए हैं। तो मुझे हैरानी इस बात पे है इसरार भाई कि एक हमारा सदर वो है इसके कि इस आग को ठंडा करता और वो आके टीवी पे ऐलान करता कि जो ज्यादती हुई है हम उसका अजाला करेंगे, और अगर किसी पुलिस वाले ने या एडमिनिस्ट्रेशन में से किसी ने ज्यादती की है तो उसको सजा दी जाएगी, और मुजाहिरीन को या मुतासरीन को यकीन दिलाता। बजाय इसके वो दूसरे हरबे इस्तेमाल कर रहा है। उसने ये भी कहा कि वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस पे अगर हमला कोई करेगा तो हम अपने खूंखार कुत्ते छोड़ देंगे अगर हमारे सिक्योरिटी वाले उसको नहीं रोक सके तो। ये मेरा ख्याल है कि पहली दफा अमेरिका की तारीख में ऐसा हो रहा है, मेरी नॉलेज में जो बातें हैं। और यहाँ पे शिकागो में भी कल बहुत मुजाहरा हुआ और हंगामे भी हुए यहाँ खासे कल और परसों। और हमने ये भी देखा कि जो मुजाहरीन थे वो कल ही बहुत पुरसुकून तरीके से डाउनटाउन से हाइड पार्क एरिया तक उन्होंने मार्च किया और कोई भी हंगामा नहीं हुआ। तो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है
کہ ہم چونکہ تھرڈ ورلڈ کے لوگ ہیں، ہم ان حالات کو دیکھتے اور نمٹتے ہوئے آئے ہیں، تو ایسی صورتحال میں اسرار بھائی یہ بھی ہوتا ہے کہ جب پروٹیسٹرز آگے نکلتے ہیں اور سڑکوں پہ وہ مطالبات کرتے ہیں، مارچ کرتے ہیں، تو ایسے میں کچھ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس بھی شامل ہو جاتے ہیں، وہ اس کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، وہ دکانوں پہ حملہ بھی کر دیتے ہیں، اس کو توڑ بھی دیتے ہیں، اور پھر ایسا اشتعال دلانے پہ وہ لوگ جو صرف اس مظاہرے سے یا اس مطالبے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ لوٹ مار میں بھی لگ جاتے ہیں۔ ایک تو پہلو یہ ہے، دوسرا پہلو میرا یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس جو پیسفل پروٹیسٹ ہے اور بالکل جائز پروٹیسٹ ہے، اس کو سبوٹاج کرنے کے لیے بھی یہ اقدام کیا گیا ہو کہ اس میں لوٹ مار کا عنصر شامل کرو، تاکہ یہ جو بالکل رائٹ ایک ان کا ڈیمانڈ ہے اس کو سبوٹاج کر کے اس کو روک دیا جائے اور ان کو پریشرائز کیا جائے۔ چلیں میں ابھی شعبے ذرا میں چلتا ہوں واشنگٹن اور بات کرتے ہیں ذرا کاظمی صاحب کے ساتھ۔ کاظمی صاحب کیا سچویشن ہے؟ کافی ٹینس ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری ایڈمنسٹریشن جو ہے یو ایس ایڈمنسٹریشن وہ ایک تو ٹینس نظر آ رہی ہے، دوسرا کوئی ڈائریکشن لیس نظر آ رہی ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے، جانا کدھر ہے، کیسے روکنا ہے سب کچھ۔ کسانو صاحب سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ 30 سال پہلے میں جس خواب کے ساتھ امریکہ آیا تھا، آج اس خواب کو میں نے بکھرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے واشنگٹن کی سڑکوں پہ، شاہراہوں پہ جو نعرے خود میرے دل نے محسوس کیے، میرے کانوں نے سنے، اور جو منظر نامہ میرے سامنے ہے وہ امریکہ کا منظر نامہ میں ایسا نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اور آج امریکہ کی تمام ریاستوں، تمام شہروں کے اندر، لیکن نیشنز کیپٹل جو ہے یہ ہمیشہ ایک اتحاد اور اتفاق اور یکجہتی اور یونٹی کا ایک سمبل رہا ہے۔ یہاں پہ میں نے جو نعرے سنے ہیں، اور آپ نے بھی یقیناً وہ تمام نعروں سے آپ کی کانوں میں وہ آواز گونج رہی ہے کہ بلیک لائفز میٹر، اس کے علاوہ BLM، اس کا مطلب بھی یہی ہے، وائٹ سائلنس از وائلنس، آئی کینٹ بریتھ۔ حقیقی معنوں میں اس وقت ہر شخص کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے، اور سانس اس لیے نہیں کہ یہ کوئی طبی معاملہ ہے۔ امریکہ اس وقت جو ہے وہ حقیقی معنوں میں لوگ جو ہے وہ میں نے سسکتے ہوئے، بلکتے ہوئے اور ان کو پریشان دیکھا ہے۔ یہ امریکہ جس کے بارے میں ہم نے ہمیشہ کہ آئی ہیو اے ڈریم، اور اس ڈریم کو ہم نے کہیں دیکھا ہے کہ پورا ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے کہ امریکہ کا صدر بلیک منتخب ہوا، یہ بھی ہم نے دیکھا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ امریکہ کی ترجیحات جو ہیں، اور امریکی صدر یہ کہتے ہوئے تو نظر آتے ہیں کہ آئی ایم یور پریزیڈنٹ آف لا اینڈ آرڈر، لیکن یہ لا اینڈ آرڈر جو ہے میں کہیں مختلف شکل میں دیکھ رہا ہوں۔ یقیناً اس میں جو احتشام صاحب نے فرمایا ہے وہ بات درست ہے کہ اس میں ایسے عناصر ہمیشہ شامل ہو جاتے ہیں کہ جو دنیا کو کسی اور طرف لے جاتے ہیں، اور بالخصوص امریکہ جس کے امن اور سلامتی کی مثالیں لوگ دیتے تھے، یہاں پہ ان عناصر کا یہاں پہ یہ کہنے کے متحرک ہو جانا، یہ ایک بہت بڑی، ایک میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے لیے خبر ہوگی۔ اس لیے کہ کل سے اور اس پورے آپ نے دیکھا اوور دی ویکنڈ تقریباً 7200 افراد کے خلاف جو ہے وہ مقدمات رجسٹرڈ ہوئے، جس میں برگلری کے، جس میں لوٹنگ کے، جس میں لالسنس کریٹ کرنے کے، یہ تمام معاملات جو ہیں۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ امریکہ اس چیز کا نہ متحمل ہو سکتا تھا اور نہ ہوگا۔ اس صورتحال کو کیسے ہم نے بدلنا ہے، امریکی صدر کو سوچنا چاہیے، اور لیجسلیٹرز جو ہیں ہمارے، ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اس وقت جس جگہ پہ امریکہ آ گیا ہے، اس جگہ پہ لانے کے لیے جو صورتحال گزشتہ کچھ سالوں کے اندر جو ڈیولپ ہو رہی تھی، یہ نئی بات نہیں ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیے۔ کچھ باتیں جو ہیں انہوں نے اس کنٹریبیوٹ کیا ہے،
इस तमाम वायलेंस के अंदर? इस वायलेंस की सिचुएशन को हम कैसे बदल सकते हैं, ये हमें सोचना और देखना है। ये देखते हैं, और इसी बारे में मैं चाहूंगा कि शाहिद अख्तर साहब के पास चलते हैं। शाहिद अख्तर साहब, जिस तरह काज़मी साहब ने फरमाया कि ये कोई आज की बात नहीं है, वो कहते हैं ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। और दूसरी बात ये कि काज़मी साहब ने एक और बात की तरफ तवज्जो दिलाई कि आई हैव अ ड्रीम। ये जो स्पीच थी मार्टिन लूथर किंग ने, और मार्टिन लूथर किंग ने ये भी कहा था कि इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। तो शायद भाई ये जरा मुझे बताएं कि आप इसको इंटेलेक्चुअली कैसे एनालाइज कर रहे हैं कि में ये क्यों हो रहा है, जो कि पूरी दुनिया में एक अलम बरदार होता था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, और मुख्तलिफ अमेंडमेंट्स इस वाले से आ चुकी हैं आइन में वहां पे, तो वहां पे ये ऐसा क्यों हो रहा है और ये कब तक ऐसा चलेगा? बहुत बहुत शुक्रिया खजाना साहब। सबसे पहले तो मैं निज़ामी साहब और काज़मी साहब ने जिस तरीके से इन चीज़ों को बयान किया है, मैं वाकई उनको मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने बड़े क्लियर हेडेड तरीके से, बहुत ही नफीस अंदाज में एक ऐसी बदसूरत सिचुएशन को बयान किया है कि वो लोगों के वाकई, जब आप बोल रहे थे तो लग रहा था कि जैसे अपने रुएं आपके खड़े हो रहे हैं, इस तरीके से ये आप इसकी मंजरकशी कर रहे थे अपना काज़मी साहब। तो बहुत बहुत शुक्रिया इसका। बाकी खजाना साहब, एक बात मैं आपको बताऊं, आई थिंक यू आर बीइंग टू काइंड जब आप कहते हैं ना कि अमेरिका जो इन इक़दार का अलम बरदार रहा है। ये जो शिकायत है हमारे अपना अफ्रीकन अमेरिकन लोगों को, जिन्हें हम यहाँ पर द ब्लैक पॉपुलेशन ऑफ अमेरिका ही कहते हैं, इनकी जो शिकायत है, ये आप अलमबरदारी का कोई सी एक दिहाई चुन लें जिसमें आप ये कहें कि हाँ जनाब, अमेरिका जो है वो इंसानी अखलाक की अलमबरदारी कर रहा है। कोई सी आप दिहाई चुन लें, उसमें आपको मिलेगा पिछले 10 सालों में, 20 सालों में अफगानिस्तान का, इससे पहले, उससे 25 साल पहले आपका ये इराक का और कुवैत का, इससे पहले आप चले जाएं 50s में चले जाएं, जो साउथ अमेरिकन के मुल्कों में अमेरिका ने किया है, वो चीज़ बिल्कुल भी इंसानी इक़दार की अलमबरदारी किसी तरीके से नहीं करती। अमेरिका की तारीख ही स्लेवरी से शुरू हुई है, और इसके बाद ये एक्सप्लॉयटेशन होते होते आज तक जितने भी हक इनको मिले हैं, वो हमेशा किसी इतनी कुर्बानी के बाद ब्लैक कम्युनिटी को मिले हैं, वो इनको दिए नहीं गए। इख्तियार कभी भी इन हालात में दिया नहीं जाता, छीना जाता है। इन्होंने 60s में इतनी जबरदस्त कैंपेन चलाने के बाद, वो जो नॉन वायलेंट जिसको हम कैंपेन कहते हैं, इट वाज नॉन वायलेंट नो डाउट, लेकिन इट वाज स्टिल अ पावर प्ले इन द सेंस के दैट नॉन वायलेंट पावर वाज मोर स्ट्रॉन्ग देन द बटान्स एंड द विशियस डॉग्स, जिसका आपने हवाला दिया है ना अपना काज़मी साहब, वो उनसे ज्यादा ताकतवर थी। तो अमेरिका की तारीख ही ये है कि इन्होंने जो अपनी माइनॉरिटीज के साथ कभी वो सलूक नहीं किया जो कि करना चाहिए जब तक इनके अख्तियार में रहा। हाँ, जब इन्हें जरूरत पड़ी कि आर्मी में इनको लोग चाहिए, जब जरूरत पड़ी कि लेबर चाहिए, जब जरूरत पड़ी कि किसी ना किसी तरीके से ये लोग हमारे काम आ सकते, वहां इनको जैसे कुत्तों को हड्डी डाल देते हैं, वो रियायत इनको दी गई। यही वजह है कि आजकल ये नारा सुनने में आ रहा है शिकागो में, वॉशिंगटन में, मिनियापोलिस में, हर जगह, कि जब तक हम ये तरीक़ेकार इख्तियार नहीं करते, हमारी कोई बात सुनता नहीं, हमें नोटिस में नहीं लाए जाते। और अमेरिका आजकल 3 इतने अहम और जिसे कहते हैं ना ये ऑलमोस्ट लाइफ चेंजिंग क्राइसिस से गुजर रहा है, जो अचानक कहते हैं ना बला एक अकेली नहीं आती है, 3 करके आती है। इसमें सबसे पहले तो ये कोरोना वायरस का क्राइसिस ले लीजिए। इस क्राइसिस ने दुनिया बदल दी है। जब ये क्राइसिस खत्म होगा, the world will not be the same as you and I have known it. It will be a totally different world in every respect. लेकिन इस क्राइसिस के दौरान जब लोग घर से निकलते हुए इसलिए डरते थे कि कहीं हमें वायरस ना लिपट जाए, उन्हें अंदाजा ये हुआ कि रेसिज्म का वायरस जो है, पुलिस ब्रूटैलिटी का जो वायरस है, वो इस कोरोना वायरस से कहीं ज्यादा खतरनाक है।
फिर उस वक्त उन्होंने कहा टू हेल विद दैट कोरोना वायरस, आई एम गोइंग टू गो आउट, आई एम नॉट गोइंग टू केयर whether I'm 3 feet apart or 6 feet apart or 2 inches apart from someone. I'll take a chance because I'd rather die getting my rights as a human being than worrying about a virus. तीसरा क्राइसिस जो अमेरिका को आजकल चल रहा है वो इनका इकोनॉमिक क्राइसिस है, यानी कितने मिलियन जो हैं इनके पिछले दिनों में अनएम्प्लॉयमेंट हुई है, जिसके सबसे ज्यादा रेसिपिएंट जो हैं इन क्राइसिस के, सफरिंग जिसने की है वो माइनॉरिटीज हैं और वो लैटिनोस हैं और वो दूसरे ब्लैक्स हैं, वो लोग हैं जो कि ऑलरेडी बहुत वल्नरेबल थे। तो ये एक एहतिजाज है। इस एहतिजाज के बाद आई कैन ऑलमोस्ट प्रिडिक्ट कि these 3 things will be over. One day they're going to be over, but when they are over, the world will not be the same. It will be, inshallah, a better world in the sense that those who have been making decisions without worrying about the consequences of decisions will realize कि उन decisions का उनके ऊपर भी फर्क पड़ता है। इस वायरस ने, फॉर एग्जाम्पल, और इस जो ये आजकल हंगामे हो रहे हैं, इसने इस रूलिंग क्लास को ये एहसास दिला दिया है कि अगर किसी गैटो में भी किसी बच्चे को, किसी ब्लैक बच्चे को कुछ होता है, तो आपकी जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, डजंट मैटर वो मिलियनर्स हैं, बिलियनर्स हैं, आर्मी चीफ्स हैं, कौन हैं, दे आर इक्वली वल्नरेबल। तो इसके बाद मेरे ख्याल में अमेरिका नीडेड दिस लेसन फॉर इट्स hubris and arrogance, जो I think has been given to it, and let's hope that eventually the struggle doesn't die down because the virus has gone away. बिल्कुल ठीक है शाहिद भाई, आपने इंपीरियल ह्यूब्रिस की भी बात की है। तो इरफान भाई, अगर आप मुझे बताएं कि ऑल्बनी जो है उसमें भी मुजाहरे हो रहे हैं, वो ज्यादा दूर भी नहीं है न्यूयॉर्क शहर से, अगरचे वो न्यूयॉर्क स्टेट का ही हिस्सा है, लेकिन वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे क्यों हंगामे हो रहे हैं, क्या हुआ? इसरार भाई, सिर्फ ऑल्बनी न्यूयॉर्क नहीं, मैं इसके 3 मुख्तलिफ पहलू हैं, मैं उन पर मुख्तसरन थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू करूंगा कि हो क्या रहा है, इसकी वजह क्या थी और इसके पीछे और क्या क्या अवामल हो सकते हैं। मैं इन तीनों के ऊपर थोड़ी थोड़ी सी बात करूंगा। इस वक्त सिचुएशन ये है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन काफ़ी ख़राब है और जो बिजनेस कम्युनिटी ऑलरेडी सफ़र कर रही थी कोरोना की वजह से, उनको ये एक बहुत बड़ा धचका लगा है। लोगों के स्टोर तोड़े गए हैं, जलाए गए हैं, खासतौर बड़े स्टोर भी उसकी जद में आए हैं और छोटे स्टोर भी उसकी जद में आए हैं, जिससे हमारी अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी भी काफ़ी ज़्यादा सफ़र हुई है। यहाँ पर भी कर्फ्यू लगा दिया गया, हफ्ते की रात से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहा है। कल फिर कर्फ्यू था और आज भी ऐलान कर दिया गया है कि रात 11 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। और अभी ये मुजाहरों का सिलसिला रुका नहीं, ये अभी जारी है। कुछ शहरों में, कुछ काउंटीज़ में हुआ है और कुछ काउंटीज़ में अभी प्लान्ड है और ये रुक नहीं रहा। इवन यहाँ तक है कि न्यूयॉर्क मेयर की बेटी वो कल गिरफ्तार हुई है इन्हीं मुजाहरों के अंदर। तो ये तो है कि हो क्या रहा है, लेकिन क्यों हुआ है उसकी जो सबसे बड़ी वजह है, और ये सिर्फ इस इंसिडेंट में नहीं है, जो इससे पहले भी इंसिडेंट जैसे रॉडनी किंग का इंसिडेंट हुआ था, इन सब में एक चीज कॉमन है, वो है इनजस्टिस। इसी काउंटी में आज से 1 साल पहले एक मुसलमान कॉप था जिसका नाम था मोहम्मद नूर। एक्सीडेंटली उसकी गन चलने से एक वाइट फीमेल औरत मारी गई, जिसके पर विटनेस भी थे कि उसने इंटेंशनली फायर नहीं किया। उसको 12.5 साल सजा दी गई और इस बंदे गर्दन के ऊपर उसने घुटना रखकर उसको मारा है, वो चला रहा है, वीडियो मौजूद है। इसके बावजूद जज ये कह रहा है कि इनसफिशिएंट एविडेंस। तो ये जो इनजस्टिस है, उसके अलावा कोरोना की वजह से लोगों के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन पैदा हो चुकी है। ये सारे अवामल मिलकर ना लोगों के अंदर एक इस्तराब पैदा किया है और उनको बाहर आने पर मजबूर किया है। यहाँ तक उन लोगों ने ये भी परवाह नहीं की, जैसे कि पहले भी जिक्र हुआ है, कि उन लोगों ने ये परवाह नहीं की है कि ये वबा है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का उनको ख्याल रखना, वो फिर भी अपने हक के लिए बाहर निकले हैं। उसके पीछे बहुत सी फ्रस्ट्रेशन दीगर भी मौजूद थी। जैसे कोरोना के सिलसिले में बेशुमार स्पेकुलेशन है, इसमें मोर देन 70% जो कैजुअल्टीज हुई हैं वो कलर्ड पीपल्स की हुई हैं।
तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ऑलरेडी फ्लोट कर रही है मार्केट के अंदर, और उसमें ये एक ऐसे इंसिडेंट का हो जाना, वो तेल के ऊपर चिंगारी छिड़कना था। उसके बाद लेकिन बड़ी अच्छी एग्जांपल्स भी हैं, बाज़ जगह के ऊपर पुलिस ने बड़ी वाइजली इसको हैंडल किया है। जो पुलिस शेरिफ थे उन्होंने दे बिकम द पार्ट ऑफ द मार्च, उन्होंने कहा जी हम मार्च करते हैं, इकट्ठे करते हैं, वहां पर कोई वायलेंस नहीं हुआ। लेकिन जहां पर पुलिस ने फोर्सबली उनको स्टॉप करने की कोशिश की है, ये लग रहा है कुछ जगह पर यूं लग रहा है कि या जैसे ये सिचुएशन क्रिएट की जा रही है, उसमें एक जो मेरा बात का तीसरा हिस्सा था कि होने क्या जा रहा है और उसके पीछे क्या अवामल, उसमें ये आने वाला इलेक्शन है। इस इलेक्शन के आने से पहले क्योंकि बड़ा बैडली कोरोना वायरस की सिचुएशन को हैंडल किया गया, कोई पॉलिसी हमें ऐसी नजर नहीं आई कि जो जिसमें प्रेसिडेंट की ज़हानत और ऐसी कुछ चीज हमें मिलती कि वो इस मामले को बड़ा वाइजली हैंडल कर रहे हैं। तो उस मामले को अब इन्होंने इस तरह से कवर अप करने की भी सुनाने की कोशिश की जा रही है कि लसानी रेशियल बेसिस के ऊपर कौम को डिवाइड किया जा रहा है ताकि अपना वोट बैंक को पक्का किया जा सके। लेकिन वोट बैंक तो मुझे बताएं ना, तो वो तो अभी 6 महीने रहते हैं अभी। इरफान भाई सिर्फ ये बताएं कि ये जो कैपिटल हिल में, मैंने सुना कि कैपिटल हिल में भी लोग घुस गए हैं। ये लोगों ने पाकिस्तान वाला मामला नहीं कि बिरयानी के प्लेट पर वोट का फैसला करना है, ये अमेरिकन लोग हैं, ये 5-6 महीने पहले अपना ज़हन बना लेते हैं कि हमने किस तरफ जाना है और क्यों जाना है। ये कौम को बुरी तरह डिवाइड कर रहे हैं। उनमें एक और भी एक थ्योरी फ्लोट कर रही है कि शायद ये मुल्क को मार्शल की तरफ ले जाना चाह रहे हैं कि ताकि इलेक्शन हो ही ना, और उसके पीछे अगले महीने में कुछ इंटरनेशनली कुछ इंसिडेंट ऐसे होने वाले हैं जिसमें कुछ इंटरनेशनल फोर्सेस भी के बारे में शक है कि शायद वो भी इसमें अपना अपना इंटरेस्ट की बुनियाद के ऊपर कोने के रोल प्ले कर रही है डालेंगे। अच्छा मुझे ये बताइए इरफान भाई कि मैंने सुना है कि कैपिटल हिल में कुछ लोग जो हैं वो घुस गए हैं, उसकी इतलात अमेरिकन मीडिया नहीं दे रहा। हाँ जी, वो फ्रांस टीवी ने वो दिखाई है कि वो कांग्रेस की बिल्डिंग में घुसे हैं और वहां पर उन्होंने तोड़फोड़ की है। मैंने अपने फेसबुक के ऊपर शेयर की है, आप चाहें तो उस पर जाकर आप देख सकते हैं। मैं फिर वॉशिंगटन चलते हैं ना, जरा कैपिटल हिल वालों के पास जाते हैं। कैपिटल हिल वालों, आप जरा बताएं जी, जरा कंफर्म करें कि वहां पे कुछ हंगामे इस तरह के हो रहे हैं कि कैपिटल हिल भी जो है वो अब उनसे दूर नहीं रही। जी काज़मी भाई। जुल्फकार काज़मी साहब, आपको आवाज आ रही है? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात करना चाहूंगा, ये वक्त जो है ना वो बहुत अहम वक्त। जी मुझे कुछ ब्रोकन वॉइस थी, लेकिन यह कि आई होप के मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सही तरह? पहुंच रही है जी। आपने ये जो हमारे दोस्त जो जिस अंदाज से एनालिसिस, इनका एक अपना अंदाज है और सारी चीजें बात जो कर रहे हैं, अपनी अपनी जगहों पे बहुत सी चीजों में सदाकत मौजूद है। लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है कि अमेरिका सेंसिटिविटी के उस लेवल पे आ गया है अब कि जिसमें इसने महसूस कर लिया पूरी कौम ने कि इसका एक मॉरल लेवल क्या था और कैसे इसने खोया है। ये लोग काफी अरसे से यह महसूस कर रहे थे कि ह्यूमन राइट्स हो, इंसानी डिग्निटी जो अमेरिका का दस्तूर और अमेरिका की बुनियाद फराहम करती है, और जो अमेरिका को अमेरिका समझ के लोग आए थे, लोगों ने उस चीज को कुछ बिखरते हुए देखा, जैसे मैंने शुरू में किया। और अब वो जब उनके पास एक ऐसी मिसाल आ गई है कि अब इट्स इनफ, सबसे बड़ी बात यह कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हम नहीं ऐसा देख सकते, हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये दर हकीकत उस चीज की मिसाल है कि अमेरिका में लोग इस अंदाज से बाहर, जो मैंने लोगों की आंखों के अंदर एक चमक देखी और चेहरों पे जो मलाल देखा, ये दोनों चीजें वो अमेरिका की एक खूबसूरत रिवायत को, उसकी रिवाइवल देखना चाहते हैं। अमेरिका को उस अंदाज से वापस लाना चाहते हैं कि जो अमेरिका का हुस्न था, और इसको जिस तरीके से, जिस अंदाज से ह्यूमन राइट्स के पर्सपेक्टिव में समझने की कोशिश की जा रही है, इसमें इलेक्शंस, दूसरी चीजें, कोविड-19 का भाई साहब ने जिक्र किया, बिल्कुल मैं जाती तौर पर मोतरफ हूं कि जब ये सूरत हाल पैदा हो गई है तो वाकई उससे लोग अपने आप को कहीं तलाश करना शुरू हुए तो उनका अपना वजूद कहाँ है अमेरिका के अंदर।
ये बातें मैं समझता हूं कि हमें समझने की जरूरत है। बाकी यहाँ पे जो वायलेंस के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, बहुत से फैक्टर्स ऐसे जमा हो जाते हैं, बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं कि जिनको रोकना बहुत मुश्किल होता है। अगर कैपिटल बिल्डिंग के अंदर या कांग्रेशनल बिल्डिंग्स के अंदर कुछ इस तरह की चीज देखी गई है, मैंने अपने तौर पे मैं उस चीज की तस्दीक नहीं कर सकता, लेकिन हकीकी मानों में ये तमाम चीजें आ जाती हैं और उस मूवमेंट को बर्बाद करने की कोशिश की जाती है। दर हकीकत ये मूवमेंट जो है इस वक्त जो बनी है, ये वायलेंस के अगेंस्ट है। लोग नहीं चाहते कि वायलेंस हो। सबसे बड़ी बात जो समझने की है वो ये है कि एक शख्स के कत्ल पे लोग कितने बिफर गए, और लोग ये समझते हैं कि नो वायलेंस इट्स नॉट एक्सेप्टेबल इन अमेरिका, वो ये समझते हैं। तो ये सूरत हाल जो है इसको किसी और तरफ ले जाने की जरूरत नहीं है। ये इसी तरह अपनी वापसी होगी कि लोग समझेंगे कि अमेरिका का हकीकी मतलब क्या है। लोगों को यहाँ पे फ्रीडम जो है उसको अगर कोई चैलेंज करता है, वायलेंस का कोई भी एक्ट करता है, तो उसको वापस कैसे लाना है। हमारी इस वक्त ये कोशिश होनी चाहिए कि हम देखें कि अमेरिका के उस हुस्न को कौन मुतासर कर रहा है। ये वायलेंस जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये सूरत नहीं। और ये जो आ रहे हैं, ये जो मार्चेस हैं, ये जो रैलीज हैं, ये तो ये बड़े मासूम लोग हैं, मैं समझता हूँ ये जो करने वाले लोग हैं। बाकी लूटिंग वाली बात जो है, किसी स्टोर पे हमला हो गया, वो तो डिकेट तो हर जगह पे होते हैं, उनको तो आप इसमें शामिल ये वो बात नहीं है मेरे ख्याल के मुताबिक। बाकी ये मैं इत्तिशाम भाई से जरा बात करता हूँ। इत्तिशाम भाई, जुल्फकार काजिम साहब की भी आपने गुफ्तगू सुनी, बाकी दोस्तों की भी। हमारे दोस्त सरमद बशीर साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान से अमेरिका में आए हुए हैं और हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं, और पाकिस्तान के जो चंद रियल जर्नलिस्ट बाहर रहते हैं उनमें से एक हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि उन्होंने बेसिकली तो तारीफ किया, कहते हैं ग्रेट डिस्कशन, हाउएवर द फ्लिप साइड इज दैट द नेशन वाइड प्रोटेस्ट is not going to affect President Trump's re-election. Do you agree with this assessment? देखिए सरमद साहब का मैं देख रहा था अभी कमेंट्स, और आपके जो व्यूअर्स हैं उनके कमेंट्स भी मैं देख रहा हूं, और वाकई सरमद साहब के इस कमेंट्स पे मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूं। और मैं अभी आपसे ये कहने ही वाला था अपनी बारी पे कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि कोरोना वायरस के बाद ये जो फिनोमेना आया है, ये जो अफ्रीकन अमेरिकन के साथ ज्यादती के बाद, अक्सर लोग ये समझ रहे हैं, खास के हमारी देसी कम्युनिटी बहुत खुश है कि शायद सदर ट्रंप का ये आखिरी टेन्योर है जो अभी जिसमें वो बैठे हुए हैं। मगर मैं ये देख रहा हूं कि ऐसा नहीं है। सदर ट्रंप मुझे इस सूरत हाल में, देखिए वैसे तो मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, मुझे सियासत पे लिखता भी हूँ, बोलता भी हूँ, तो मुझे मालूम है कि सियासत में हर्फ आखिर कुछ नहीं होता, और हम अभी इस वक्त बैठ के राय कायम नहीं कर सकते हतमी कि क्या होने जा रहा है इस कमिंग इलेक्शन में। लेकिन जो सूरत हाल अभी है उसके मुताबिक मुझे ऐसा लग रहा है कि सदर ट्रंप की नेक्स्ट जो टेन्योर है उनका वो मजीद पक्का हो रहा है। उसकी जो वजह है वो ये है कि सदर ट्रंप अपने पहले इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने जिस चीज को हवा दी और आगे बढ़ाया, जिसकी बुनियाद पे वो जीते, वो है उन्होंने नेशन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया। बराक ओबामा जब आए थे तो उन्होंने नेशन को यूनाइट किया था, यानी हमने आप सब लोगों ने ये देखा था कि जिस वक्त उनका इलेक्शन हुआ था पहला, तो क्या गोरे, क्या काले, क्या एशियन, क्या मिडिल ईस्टर्न, सब मिलकर उनको वोट दिया था। तो अमेरिकन नेशन यूनाइटेड हो गई थी। लेकिन हमारे जो ये मौजूदा सदर हैं, जब ये इलेक्शन में आए तो उन्होंने कौम को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, व्हाइट और नॉन व्हाइट, और मैं ये लिखता भी रहा हूँ। तो अभी जो सूरत हाल है वो इनकी इंतहा पसंदी ये बता रही है कि ये मजीद खलीज कायम करने जा रहे हैं, ताकि जो पुराने जो गोरे यहाँ पे हैं, जो जिनका अमेरिका एक ट्रेडिशनल रहा है, वो ये चाहता है इनके नारे के मुताबिक कि वो अमेरिका वहां पे चला जाए जहाँ पे इनकी सुपरमेसी होती थी।
जहाँ पे इनका राज चलता था, जहाँ पे दूसरी कौमें जो होती थी, जो दूसरी कम्युनिटीज होती थी, वो उनके एक सेकंड डिग्री के सिटीजन्स होते थे। जैसे कि आपने अफ्रीकन अमेरिकन का आप सब लोगों ने जिक्र किया कि उनके साथ क्या कुछ होता रहा है। तो अब ये जो हमारे सदर ट्रंप हैं, इनकी जो स्ट्रेटेजी लगती है कि वो इनसिक्योर करना चाहते हैं मजीद यहाँ जो लोग गोरे हैं, जो पहले से यहाँ के लोग बाशिंदे हैं, उनको इनसिक्योर करना चाहते हैं ताकि इनसिक्योरिटी में उनको वोट ज्यादा मिले। जिस तरह सदर बुश जूनियर जब नेक्स्ट सेकंड टेन्योर में उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लिया, तो उन्होंने पूरा अमेरिकन कौम को इनसिक्योरिटी में मुब्तला किया कि अलकायदा, तालिबान ये सब हमला कर रहे हैं, मुल्क को तबाह कर देंगे, हमला कर रहे हैं, तो उसके नतीजे में उनको भी वोट मिले। तो अब ये स्ट्रेटेजी तकरीबन उसी नहज पे है, लेकिन इनका अंदाज मुख्तलिफ है और इन्होंने मेरे हिसाब से नेशन को 2 हिस्सों में तकसीम किया है, मजीद करने जा रहे हैं। तो मैं सरमद साहब के इस बात पे इत्तेफाक करता हूं और उनकी नजर यकीनन सियासत पे गहरी है, बहुत गहरी है, और शाहिद अख्तर साहब की भी बहुत गहरी है। अगरचे एज एन आउटसाइडर हम बात कर रहे हैं, मैं और शाहिद भाई दोनों अमेरिका में चूंकि इस वक्त नहीं है, लेकिन हम फिर भी थोड़ा बहुत तो जानते हैं अमेरिका को। नहीं, आप तो एक तो पड़ोसी भी हैं, आप एक पड़ोसी भी हैं, और दूसरे कहा जाता है कि पड़ोसी मुल्क में जो कुछ हो रहा है उसका असर हम पर भी पड़ सकता है, पड़ता है। इसीलिए मैं नॉर्थ अमेरिका में तो ज्यादा करीब है, तो इसलिए शायद अख्तर साहब तो मेरे ख्याल हीट भी फील कर सकते हैं वहां से बैठे हुए। तो शायद अख्तर साहब कैसे आप देख रहे हैं, होगा क्या, कैसे खत्म होगा ये सब कुछ? भाई मैं पहली बात तो ये कि जैसे अपना निजामी साहब ने भी फरमाया कि हमसाया होने का ये है कि यू कैन नॉट इग्नोर व्हाट इज हैपनिंग नेक्स्ट डोर। जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर के वालिद ने ये कहा था कि बीइंग अ कैनेडियन इज लाइक स्लीपिंग विद एन एलिफेंट। वो जब हाथी को जरा सी छींक भी आती है ना, तो फिर आप जो है ना, आपको न सिर्फ जुकाम हो जाता है बल्कि नमूनिया तक हो जाता है। तो इन एनी केस, as a neighbor, I also want to take this opportunity to compare the leaderships. मेरे ख्याल में ये सवाल सारा का सारा लीडरशिप का है कि किस तरीके क्राइसिस तो एक चीज है जो होती है, कौमों में आती है, लेकिन हाउ डू यू डील विद इट। अब जैसे न्यूजीलैंड छोटा सा मुल्क है, लेकिन इसने इतनी खूबसूरती से इसको डील किया है कि आई विश कि जो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर है, शी कुड बी बोर्न इन अमेरिका एंड वुड बी द अमेरिकन प्रेसिडेंट टुडे। लेकिन इसी लिहाज से कनाडा का I must say that we have been very fortunate to have the leadership, the kind of leadership we have had as compared to our southern neighbors. Crisis यहाँ पर भी आया है, यहाँ पर ओंटारियो में खास तौर पर, बल्कि आप हमारे अमेरिकन भाइयों को ये शायद मालूम नहीं होगा, जो ओरिजिनल ट्रंप था वो एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप नहीं था, वो टोरंटो का एक मेयर था, रॉब फोर्ड, जिसने जो बदतमीजियां शुरू की थी वो एग्जैक्टली वही थी जो ट्रंप करता था, और ये ट्रंप के आने से पहले की थी। तो ट्रंप ने के लिहाज से उसको फॉलो किया, लेकिन अब उसका भाई जो है वो प्रीमियर है ओंटारियो का, एंड द क्राइसिस हैज मैच्योर्ड हिम टू अ पॉइंट वेयर ही हैज बिकम अ वेरी सेंसिबल प्रीमियर। तो कनाडा हैज डेल्ट विद दिस क्राइसिस इन अ वेरी मैच्योर एंड इन अ वेरी कूल एंड कलेक्टेड वे। तो अमेरिका में एक तो लीडरशिप का फुकदान है, क्योंकि अमेरिका वाज नोन फॉर इट्स बाईपार्टिसनशिप, एक तरफ डेमोक्रेट्स एक तरफ रिपब्लिकन्स, अगरचे दोनों की मेजर इंटरेस्ट जो थी वो एक ही थी, लेकिन इसके बावजूद कम से कम एक अल्टरनेटिव के तौर पे ये होता था कि एक तरफ डेमोक्रेट्स एक तरफ ये हैं रिपब्लिकन्स। अब पूरी की पूरी रिपब्लिकन पार्टी जो है अमेरिका में वो इतनी खामोश हो गई है, हालांकि उसमें बड़े अच्छे लीडर हुआ करते थे किसी जमाने में, लेकिन नाउ ट्रंप हैज मैनेज्ड टू बुली द रिपब्लिकन्स टू सच अ पॉइंट कि उसके खिलाफ अब कोई भी नहीं बोल सकता। एक बेचारा रोमनी कभी कभी बोल लेता है, लेकिन नोबडी एल्स कैन टॉक अबाउट हिम, पूरे जैसे सांप सूंघ गया है। हालांकि ये क्राइसिस ऐसे नहीं है जिनमें खामोश रहा जा सके, लेकिन वो लोग खामोश हैं। तो मुख्तसर में ये बात आपसे, आपने पूछा कि ये मामला कैसे खत्म होगा, ये बिल्कुल निजामी साहब की बात दुरुस्त है कि प्रिडिक्ट तो कोई भी नहीं कर सकता। एक चीज जो मैं बड़े वसूख से कह सकता हूं
اور یہ اس کی میں پیشین گوئی کر سکتا ہوں، وہ صرف یہ ہے کہ ہم کوئی پیشین گوئی نہیں کر سکتے. جیسے وہ ہلری کلنٹن نے کہا تھا نا جب یہ ٹرمپ کے الیکشن سے پہلے کہ اگر ٹرمپ آ گیا کیا آپ کے خیال میں ٹرمپ آ سکتا ہے؟ اس نے کہا بھائی کچھ بھی ممکن ہے سیاست میں. تو سیاست میں کوئی چیز بھی ممکن ہے، لیکن جہاں تک حالات کا تقاضا ہے نا، ٹرمپ کے ساتھ جو لوگ آئے تھے وہ صرف ٹرمپ کی وجہ سے نہیں آئے تھے، اسٹیبلشمنٹ میں جن میں اوباما تک بھی شامل تھا، کلنٹن تک بھی شامل تھا، اور ان لوگوں نے ایک سسٹم کو جس طریقے سے پروموٹ کیا اس میں there was a large segment of population which felt disenfranchised، جس میں پور وائٹ جو ہیں خاص طور پر وہ بہت زیادہ تھے. ان کو ٹرمپ نے ایکسپلوئٹ کیا. اب وہ جو ہیں ان لوگوں کو سب سے زیادہ غرض یہ ہے کہ میری انٹرسٹ کون میری انٹرسٹ لک آفٹر کرتا ہے. ایک بڑا پرانا لیٹن فریز ہے کہ کسی چیز کا بھی آپ نے اگر معلوم کرنا ہو نا اس کے پیچھے وجہ کیا ہے تو صرف ایک سوال پوچھیں، وہ سوال ہے کوئی بونو. کوئی بونو لیٹن میں کہتے ہیں ہو بینیفٹس. تو اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے ہو بینیفٹس میں کہ جن لوگوں کو پولیٹیکل پاور کی فکر پڑی ہوئی ہے، ری الیکشن کی فکر پڑی ہوئی ہے، وہ ٹرمپ کو کچھ بھی کبھی بھی نہیں کہیں گے. یہ جو فسادات میں کاظمی صاحب اور عرفان صاحب نے بھی یہ ایشو ریز کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو فسادات ہو رہے ہیں جس میں لوگ دکانیں لوٹ رہے ہیں یہ کون ہیں. تو میں نے اس میں ایک کیجولی ایک بات سنی اور مجھے بڑی وہ اسٹرائک کی، وہ یہ تھی کہ جو کیپٹلسٹ ریئل اسٹیٹ موگلز ہیں امریکہ میں، ان کی ایکچولی یہ ایک ٹیکنیک ہوتی ہے کہ they make certain areas extremely vulnerable and unwanted to a point کہ ان کی پراپرٹی ویلیو جو بالکل زیرو پہ چلی جاتی ہے. Then they buy those properties in bulk اور اس کے بعد اس کو ریجنٹریفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ بہت بڑا پلان ہوتا ہے لیکن اتنا دور لگتا ہے وہ ان واقعات سے، کیونکہ everybody is occupied with the last words of George Floyd کہ I can't breathe. Man, this is my face. I cannot breathe. وہ ان میں الجھے ہوئے ہوتے، انہیں نہیں پتا کہ پیچھے کون کون کیا کیا ڈوریاں کھینچ رہا ہے اور کوئی بونو who benefits from all this thing. تو یہ چیز سیٹل ہوگی، لیڈرشپ کا کوشچن آئے گا، people will look after their interests and they will find out کہ ابھی تک Trump has been very lucky because he has been boasting about his stock market. پہلا یہ کرائسس اس کے اوپر آئے ہیں، تین کرائسس، اور تینوں میں وہ فیل ہوا ہے. تو وہی جو پاپولیشن جو اس کو سپورٹ کر رہی ہے they may find their own interest being violated that way. ٹھیک بات ہے. اچھا عرفان صاحب، جس طرح بات ہوئی ہے ابھی تک شاہد صاحب نے بھی کی ہے اور کاظمی صاحب بھی یہی بتا رہے تھے، ایک دکھ کا اظہار کر رہے تھے کہ امریکہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے بھی نیو یارک میں رہتے ہوئے ٹرمپ کا رائز ہم نے خود دیکھا ہے. ہم نے امریکہ میں بہت برے حالات بھی 9/11 کے بعد دیکھے اور ابھی بھی سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں اس طرح کی ہو رہی ہے. تو کمیونٹی میں آپ کافی موو اراؤنڈ کرتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. جس طرح بھی شاہد صاحب بتا رہے تھے کہ جارج فلوئڈ نے جب یہ کہا کہ آئی کینٹ بریتھ، تو آر یو ایبل ٹو بریتھ ایزی؟ وہاں پہ سانس لینا آسان ہے امریکہ میں اس وقت، نیو یارک میں ہماری جیسی کمیونٹیز کے لیے؟ اسرار بھائی، میں جب سے امریکہ میں رہ رہا ہوں یا اس سے پہلے بھی جب ہم خبریں پڑھتے تھے تو جب کبھی بھی ایسی سچویشن کریٹ ہوتی تھی تو سیم رزلٹ ہمارے سامنے آتے تھے. جیسے کہ میں نے پہلے بھی راڈنی کنگ کا ایک حوالہ دیا، اس واقعے کو 20-25 سال ہو گئے ہیں، تب بھی قوم نے ایسی بیہیو کیا تھا. اس سے پہلے بھی جب یہ سمپلی صرف لائٹ گئی تھی کچھ گھنٹوں کے لیے تو انہوں نے نیو یارک شہر سارا لوٹ لیا تھا. ان لوگوں کو جب بھی اور جہاں پر بھی موقع ملتا ہے یہ اپنا یہی کریکٹر شو کرتے ہیں. ان اچھے لوگ بھی ہیں سوسائٹی میں اور ایسے لوگ بھی ہیں. تو یہ مجھے تو کوئی فرق محسوس نہیں ہوا آج سے 20-25 سال پہلے کا اور آج کا. ہاں، وہ سرمد بشیر صاحب جو کہہ رہے تھے کہ پروٹیسٹ سے اس کو فائدہ نہیں ہو رہا، پروٹیسٹ سے فائدہ نہیں ہو رہا، پروٹیسٹ کے ذریعے وہ ایک مائنڈ سیٹ کریٹ کر رہے ہیں. میری اسی بات کی توثیق احتشام صاحب نے بھی کی ہے کہ یہ سوسائٹی کو ڈیوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں آن دا بیس آف ریسزم.
वाइट जैसे 77 का इलेक्शन भुट्टो साहब पाकिस्तान में जीत रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी जीत को पक्का करने के लिए कुछ सीटों पर धांधली कराई जो अल्टीमेटली उनकी इक़्तिदार से रुखती, उनकी जान तक जाने तक बात पहुंची। तो इसी तरह ये भी इनको ज्यादा चांसेस यही हैं कि ट्रम्प साहब इलेक्शन जीत जाएंगे, लेकिन अमेरिकन पॉलिटिक्स ऐसी है, इसमें कोई भी सिचुएशन इंटरनेशनली या नेशनली ऐसी डेवलप हो सकती है जिसका सेटबैक ट्रम्प की मकबूलियत को हो सकता है। तो इसलिए ये अब ये कार्ड सामने ला रहे हैं रेसिज्म का, ताकि जो हार्ड लाइनर वाइट वोटर है ना वो उनके साथ इंटैक्ट रहे, और जो थोड़ा बहुत जा रहा है तो बैड फेस जो आ रहा है उन लोगों का आ रहा है जो स्टोरों को लूट रहे हैं, हालांकि उसके पीछे उसमें बेशुमार और लोग भी शामिल हैं जो ब्लैक नहीं है, जैसे कि बात तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें लतीनो भी हैं, उनमें इवन वाइट भी हैं, जो रेड नेक वाइट है वो भी यही कुछ कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ डिफेम किया जा रहा है अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी को कि वो ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, वो करते हैं, वो करते रहे हैं, लेकिन उनमें अब काफ़ी सेंस प्रिवेल कर चुकी है, ख़ास तौर पर जब ओबामा के मुंतखब होने के बाद वो हमें वो वाला अफ्रीकन अमेरिकन दिखाई नहीं देता जो हम आज से 20 साल पहले देखते थे। तो ये सिचुएशन चेंज है, लेकिन अभी देखें हमें होप करनी चाहिए कि सिचुएशन बेटर हो जाएगी। तो बहरहाल ये मैं चूँकि इंश्योरेंस के इंडस्ट्री के साथ हूँ, तो ये जो खदशा जिस खदशे का इजहार कर रहे थे कि शायद ये जो प्रॉपर्टी वैल्यू है उसको कम करने के लिए ऐसा भी है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि मोस्टली ये चीज़ होती है जो एक बड़े लंबे अरसे तक ये ऐसा सिलसिला चलता रहे, उस सूरत में तो होता है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू डाउन चली जाती है। लेकिन अगर ये वाक़यात आजकल में ख़त्म हो जाते हैं, जैसा कि लग रहा है कि ये ख़त्म हो जाएंगे, ख़ासतौर पर न्यूयॉर्क सिटी की हद तक, तो मैं ये प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि यहाँ पर ये प्रोलॉन्ग नहीं करेंगे। हाँ, कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर ये आग सुलगती रहेगी और वो हमेशा सुलगती रहती है। अभी हम जरा चलते हैं वॉशिंगटन और बात करते हैं फिर दोबारा काज़मी साहब के साथ। तो काज़मी साहब, ये जो सिलसिला भी हम देख रहे हैं, जो सिनेरियो नजर आ रहा है वो अजीब सा है। मैं थोड़ा सा आपको लेके जाता हूँ। कुछ साल पहले ट्रम्प साहब ने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था थिंक बिग एंड किक एस। ठीक है जी। अब ये जो किताब लिखी तो उसका उन्होंने माइंडसेट अपना जाहिर कर दिया कि बिजनेस में उनका माइंडसेट क्या था, लेकिन हम देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स में भी उनका यही माइंडसेट चल रहा है और इसी तरह ही वो काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि रेसिज्म जो है दैट इज ऑन इट्स राइज, ये बढ़ता चला जा रहा है और काफी हद तक बढ़ गया है। ये चीजें देख के तो क्या आप समझते हैं कि रेसिज्म इज ईटिंग आउट द वेरी वाइटल्स ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी? देखिए, मैं एक बात इससे पहले कहना चाहूंगा, क्योंकि इस पर्सपेक्टिव में बातें हो रही हैं कि इलेक्शंस और दूसरी चीजें और सियासत को हमने बहुत ज्यादा डिस्कस करना शुरू कर दिया इस शो के अंदर। बुनियादी तौर पे बात यह है कि अमेरिका की सरजमीन को जरूरत होती है एक मैनेजर की। लीडरशिप जो है ना, वो उसकी स्पिरिट जो है वो फाउंडिंग फादर्स ने यहाँ पे अपने तौर पे सब कुछ मौजूद है, वो उसको मैनेज करता है सारी चीजें। जिस किताब का आपने हवाला दिया है वो यकीनन उस किताब में बहुत से सवालात भी उठा गए हैं, लेकिन मैंने एक चीज देखी है कि बिजनेस के नाम पे उन्होंने कहा कि हम बाहर की जंगों को समेट के अपने मुल्क के अंदर ले आएंगे। यही हुआ है ना, आज हम देख रहे हैं कि बाहर की जंगों को हमने समेट लिया जो अमेरिका जंगों में जाता था, लेकिन मुल्क के अंदर जो एक जंग है, खा वो इकोनॉमी से मुताल्लिक हो, खा वो सिविल राइट्स से मुताल्लिक हो, खा वो यहाँ की माशरत से मुताल्लिक हो, ये तमाम जंगें हमने बाहर से समेट के अंदर ले आए। अब सूरत हाल ये है कि अमेरिका को हम वापस कैसे लाना है। हमने बुनियादी तौर पे ये है कि वो सदर ओबामा का भी हवाला दिया गया। उनके ज़माने में मैं अगरचे एडमायरर हूँ उस शख्सियत का, ओबामा का, लेकिन बुनियादी तौर पे अगर आप देखिए तो इमिग्रेंट्स को जो डेपुटेशंस हुई हैं वो सदर ओबामा के ज़माने में सबसे ज़्यादा हुई, लेकिन यहाँ बात कहने का और करने का अंदाज ही बड़ा मुख्तलिफ था सदर ट्रंप का। वो जिस अंदाज से बात, हालांकि वो सारी चीजें, वो एक प्रोसेस चल रहा था कि कैसे आना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, मामलात क्या होंगे, अमेरिका क्या है, क्या समझ के आते हैं, कैसे आपने यहाँ पे अमेरिका को देखना है और उसके अंदर अपनी वो जो ये कह ले कि अपनी शनाख्त को भी बरकरार रखना है आपने, और इस डाइवर्सिटी को इज्जत भी देनी है। वो कहीं वो चैलेंज है इस वक्त अमेरिका को जो है।
तो इस वक्त मैं समझता हूं कि जो समझने और जानने की जरूरत है, जिसका दोस्तों ने बड़ा जिक्र किया, बिल्कुल ये एक काबिल सताश बात है। तमाम दोस्तों ने इस चीज का इजहार किया कि अमेरिका को वैसा तो नहीं देखना चाहते थे और ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके वापस लाने में अब जरूरत है कि जो इलेक्शंस को जो हम अप्रोच कर रहे हैं, हमने देखा है कि बर्नी सैंडर्स जिस अंदाज से कर रहे थे और उनको अपने ही दोस्तों ने, अब यह है कि एक ऐसा शख्स जो इन तमाम बातों का जिक्र कर रहा था कहीं कि अमेरिका को जो चैलेंजेस इस वक्त जो दरपेश हैं, बर्नी सैंडर्स ने उनको अपनी इस तमाम, ये कह लीजिए कि कोविड-19 से पहले, उससे पहले उन्होंने कहीं बयान किया है और पिछले इलेक्शंस के दौरान भी वो अपने तौर पे इन चीजों को बयान करते रहे। वो बातें वो हैं जिसकी अमेरिका को जरूरत है। इकोनॉमी अमेरिका की जो है, यहाँ की कंज्यूमर मार्केट जो है, इसको कोई भी मेरे ख्याल में डिसमेंटल नहीं कर सकता। ये यहाँ की जो इकोनॉमी जो है, ये तमाम चीजें जो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि चाइनीज इकोनॉमी जो है, वो बहुत से लोग जो है वो इस बात पर परेशान होते हैं, कहते हैं कि ये क्या कह रहा है, ये फेक इकोनॉमी है, ये पैरेलल इकोनॉमी है। अमेरिका की इकोनॉमी बहुत मजबूत इकोनॉमी है। ये सदर ट्रंप को चाहिए था कि वो तमाम अहदाफ को हासिल करने के लिए मैनेज किया जाता है कि आप सिविल सोसाइटी को जो है ना, कहीं नुकसान पहुंचने का जो अंदेशा होता है उसको रोक देते हैं। तो जब तक अमन नहीं होगा, क़याम अमन के लिए, ये अमन दुनिया का ग्लोब जो है ना, इस वक्त जो आप देखिए कि अमेरिका को सबसे ज्यादा चैलेंजेस हैं। तो वो अमेरिका जो कहीं कहता था, अमन के नाम पे जाता था कि आप यहाँ नहीं है, आज अमेरिका को उन तमाम चीजों को समझना है कि ये कैसे दूर हो सकती हैं। मैनेजर जो है, अमेरिकी सदर जो है, वो बुनियादी तौर पे चीजों को मैनेज करता था। आज हम एक लैक ऑफ लीडरशिप के साथ एक मिसमैनेजमेंट देख रहे हैं, और ये शाहराहों पे जो कुछ भी मौजूद है इस वक्त जो है, ये मिसमैनेजमेंट का नतीजा है। अमेरिका को जरूरत है कि वो उन तमाम चीजों की जानिब लौट आए कि जो हकीकी, मैं समझता हूँ कि जरूरत है अमेरिका की। सही कह रहे हैं। और निजामी साहब, आप जरा मुझे बताएं, सारी सिचुएशन आपके सामने है, रेसिज्म इज ऑन इट्स राइज, बढ़ रहा है हालात वहां पे, जिस तरह भी इरफान साहब ने भी बताया कि जो कलर्ड कम्युनिटीज हैं उनके लिए मसाइल बढ़ रहे हैं। आज से जो 25-30 साल पहले जो लोग अमेरिका गए थे, उनका ख्वाब टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो इस सिचुएशन में जो हमारी फ्यूचर जनरेशन हैं, जो यहाँ पे बच्चे आपके मुख्तलिफ आप देखते हैं कि वो ग्रो अप कर रहे हैं, वो जब इस सिस्टम में आगे जाएंगे कल को, तो उनके साथ क्या होने जा रहा है? आपको कुछ खौफ लाक है इस हवाले से, या आप समझते हैं कि थिंग्स विल गेट सेटल्ड डाउन? इसरार साहब, असल में बात यह है कि ये जो सूरत हाल है जिसपे हम लोग थोड़ा सा मायूसी की तरफ भी गामजन हैं। सियासत में मैंने जैसे कहा, शाहिद साहब ने भी फरमाया कि सियासत में सूरत हाल एक जैसी कभी रहती नहीं है, और ये सियासत का एक हिस्सा ही है। और जहाँ तक ताल्लुक है कि हमारे काज़मी साहब ने फरमाया कि ये जो ट्रम्प साहब हैं, उनको ये चाहिए था कि वो कूल डाउन करते मामलात को, और जो इंसानी हुकूक की पामाली है उसको ख़त्म करने में एक किरदार अदा करते। जो ये हसीन तवक्कुआत तो हम सब लोग करते हैं और सारी दुनिया यही करती है अपनी अपनी हुकूमतों से, मगर ऐसा होता नहीं है। इसलिए कि जैसे हम सियासत में कहते हैं कि हर मुल्क का अपना मफाद होता है, उसी के तहत वो इंटरनेशनल रिलेशंस इस्तवार करते हैं। इसी तरह आज के दौर में हुकूमतों में भी यही होता है, हर मुल्क के, कि वो अपने अपने एजेंडे के हिसाब से, अपने अपने मफादात के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाती हैं कि किस तरह हावी हुआ जाए सियासत में। और यकीनन जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज किया कि सदर ट्रंप भी उसी तरह की हिकमत अमली अपना रहे हैं। मगर ये जरूरी नहीं है कि सदर ट्रंप दोबारा आने के बाद फिर तीसरी बार कोई अमेंडमेंट आ जाए यहाँ पे कांग्रेस में, और वो तीसरी बार भी मुंतखब हो जाए और उन्हीं के जैसा कोई एक्सट्रीमिस्ट सदर आ जाए जो कि ये जो तासुब की और जो फीलिंग्स हैं कम्युनिटीज को, उसको हवा दे। ऐसा मुमकिन नहीं है। यहाँ पे बिल क्लिंटन जैसा सदर भी आ सकता है, डोनाल्ड रीगन जैसा सदर भी आ सकता है, बराक ओबामा जैसा भी सदर आ सकता है। तो सियासत में तब्दीली होती है। मैं नहीं समझता कि ये जो सियासत इस वक्त हो रही है अमेरिका में, ये
प्रोलॉन्ग करेंगी, इसलिए कि ये एक बहरहाल एक महज़ब मुल्क है जहाँ पे हम भी उसका हिस्सा हैं, और हमारी जो नई जनरेशन है वो उस अंदाज से नहीं सोचती जिस अंदाज से हम सोच रहे हैं। खुद मैं अपनी बेटी से जो यूनिवर्सिटी में यहाँ पढ़ती है, आज मुझसे बात हो रही थी तो वो मुझसे बिल्कुल मुत्तफिक नहीं है कि ये कुछ जो आप जो CNN सारा दिन बैठ के देख रहे हैं, इससे आपको कुछ नहीं समझ में आएगी बात। वो ये कहती है कि ये जो रेसिज्म है इसको खत्म करने का तरीका यही है कि जब तक वो प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, आप डिमांड नहीं करेंगे, आज की दुनिया में आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। और उसने मुझे तारीख बताई, उसने ये बताया कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर के वक्त में चले जाइए आप, कि उस वक्त भी मुतालबात हुए थे, तब जाके गुलामों को आज़ादी मिली थी, उनको इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत मिली। तो ये ऐसा होता है कौमों में, चाहे थर्ड वर्ल्ड के हों या फर्स्ट वर्ल्ड के लोग हों, लेकिन होता यही है हर जगह सियासत में कि आपको अपने हुकूक मांगने के लिए कोशिशें करनी चाहिए। तो जो हमारी कम्युनिटी है जो कि इमिग्रेंट्स हैं, उनको भी अपनी सियासत में या यहाँ के मुआशरे में मुकाम बनाने के लिए किरदार अदा करना पड़ेगा, पॉलिटिक्स के मेन स्ट्रीम में आना पड़ेगा। अफ्रीकन अमेरिकन की यहाँ पे पॉलिटिक्स है, और जो लोग यहाँ पे पॉलिटिशियंस हैं उनको एक शिकायत भी रही है, एटलीस्ट मैं इलिनॉय में जानता हूँ, जैसी जैक्सन वगैरह ये कहते हैं हमें कि तुम इंडियन पाकिस्तानी जब यहाँ पे मेन स्ट्रीम की कोई क्राइसिस होता है तो तुम आगे नहीं आते हो, लेकिन जब 9/11 का वाकया हुआ और तुम्हारे ऊपर प्रेशर पड़ा तो तुम हमारी तरफ भाग के आ रहे हो। ये सही बात है। इंटर इन द मेन स्ट्रीम। तो हमें आना पड़ेगा, वही बातें हैं बुनियादी चीजें कि आपको एज ए वोटर रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आप एज ए वोटर रजिस्टर्ड हो गए हैं तो आप वोट डालने भी आए, ताकि ये तो निजामी साहब, ये वो बातें हैं जो जब मैं वहां पे होता था तो इरफान भाई को पता है कि हम लोग अमेरिकन मुस्लिम अलायंस डॉक्टर आगा सईद साहब के साथ मिलके ये आप हम उससे से देखा करते थे कि काश के हमारे लोग इस तरह के चीजों में आगे आए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और अभी तक उस तरह इफेक्टिवली हम आगे नहीं बढ़ सके। मैं टाइम की किल्लत है और ये तंगी दामाने वक्त हमेशा आड़े आ जाती है। इतना खूबसूरत डिस्कशन का मौका छोड़ने को दिल नहीं कर रहा, और इतना जबरदस्त पैनल जो कि इतना एस्टीम्ड पैनल हमारे साथ मौजूद है। मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शाहिद अख्तर साहब आपका बहुत शुक्रिया, इरफान साहब आपका बहुत शुक्रिया, जुल्फकार काज़मी साहब आपका खुसूसी तौर पे शुक्रिया कि आप मसरूफ थे, आपने टाइम निकाला, और एहतशाम भाई आपका तो हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह राब्ता हम रखेंगे और आपको मैं कभी ना कभी रहमत देता रहूंगा जी, कभी कभी इंशाल्लाह। और रहेगी आखिर में दुआ की मेरी इज्जत के लिए काफी है, बहुत शुक्रिया, मेरे फख्र के लिए काफी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। पुरदम बतो माए खेशरा तू दानी हिसाब कमो बेशरा। मुझे इस रात को इजाजत दीजिए, जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।